स्टार्ट करना है। ये मैंने पहले ऊपर सिलेबस दिया हुआ है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेक्शन पोर्शन भी मेंशन है और ऑर्डर पोर्शन भी मेंशन कर दिया है। इसी तरह हम प्रैक्टिस करेंगे कि एक दफ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट है कि कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 में ये लिखा हुआ है कि सिविल केसेस के, सिविल नेचर के जो केसेस होंगे उनको सिविल कोर्ट सुनने का मुकम्मल अख्तियार रखती है। वहां पर नहीं सुन सकती जहां पर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली उनकी जुरिस्डिक्शन को बाहर कर दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने पढ़ा कि रेस जुडिस में क्या होता है कि ऑलरेडी एक केस चल रहा है, तो आप दोबारा से अगर वो केस आप स्टार्ट कर देते हैं किसी और अदालत में, तो प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगी, नई वाली अदालत की जो केस की प्रोसीडिंग्स है ना, वो रुक जाएंगी। तो ये एक ऐसी बार है, ये रुकावट है जो कि सिविल कोर्ट पे लगाई गई है। अब जो आप जुरिस्डिक्शंस पे बार पढ़ेंगे वो कई किस्म की होती हैं। ठीक है, कुछ होती हैं एब्सोल्यूट बार्स। एब्सोल्यूट बार्स का मतलब होता है कि जहां पर वो रुकावट खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी वो फर्दर आप पढ़ेंगे कि कंडीशनल बार्स भी होती हैं कि अगर आप कंडीशन पूरी कर देते हैं तो आपकी रुकावट खत्म हो जाती है। ठीक है, सेक्शन 9 में जो अभी इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि सिविल नेचर के जो केसेस होंगे वो सिविल कोर्ट सुनेगी, लेकिन ये देखना है कि कहीं पर उसकी जुरिस्डिक्शन बार ना हो। अब यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है जुरिस्डिक्शन का। जुरिस्डिक्शन का मतलब आपकी अथॉरिटी होता है, आपका इख्तियार होता है कि क्या आप किसी चीज पे अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आपकी जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेक्शन 10 देखें, रेस सबजुडिस। रेस का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, सबजुडाइज का मतलब ये होता है कि अभी पेंडिंग है। कहने का मतलब ये है कि अभी पुराना केस चल रहा है, डिसाइड नहीं हुआ, वही वाला केस आपने उसी पर नया केस आपने फाइल कर दिया, तो नए केस की जो प्रोसीडिंग होगी वो क्या हो जाएंगी, स्टे हो जाएंगी। Section 10 res subjudice subsequent suit regarding previously instituted suit which is already pending between same parties will be stayed। मतलब सेम पार्टीज के दरमियान आपने ऑलरेडी ये केस पेंडिंग है और आप दोबारा से दायर कर देंगे तो प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट के लिए हम स्टे और सूट का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 11। अगर किसी को ना समझ आए तो काइंडली इनबॉक्स में मुझे मेंशन करता जाए कि आई हैव क्वेश्चन, तो मैं उधर रुक जाऊंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का मतलब ये होता है कि केस का डिसीजन हो चुका है, लेकिन अगर आप दोबारा से वही केस दायर कर देंगे तो प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगी, डिसमिस हो जाएंगी, क्योंकि अदालत उसको फाइनली तौर पर डिस्पोज ऑफ कर चुकी है। ठीक है, रेस जुडिकेटा सूट डिसाइडेड कैन नॉट बी फाइल्ड अगेन ऑन सेम कॉजेज एज ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, नया दावा इसलिए नहीं सुना जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उस केस पर फैसला हो चुका है। ठीक है, अगर आप दोबारा अगर केस दायर करेंगे तो वो दावा क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे फर्दर काइंड्स हैं, एक है एक्चुअल रेस जुडिकेटा, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। एक्चुअल रेस जुडिकेटा का मतलब ये होता है कि केस सुन लिया गया और उस पर फाइनली तौर पर फैसला कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि बेशक आपने इश्यूज नहीं उठाए, मतलब ये कोई चीज रह गई है मांगने वाली, अदालत यही समझेगी कि आप हर चीज मांग चुके हैं केस। ठीक है, मतलब कि जो आपके ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस बन सकते थे ना, आपको तो मांगने चाहिए था, अगर आपने नहीं मांगे तो अदालत यही प्रिज्यूम करेगी कि जो भी रिलीफ आपका बनता था उस दावे के जरिए डिस्पोज ऑफ हो चुका है। ठीक हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर कैन बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, misrepresentation or want of jurisdiction by filing application before same forum under section 12(2)। अच्छा, 12(2) की एप्लीकेशन बहुत मशहूर है। 12(2) से मुराद हम ये लेते हैं कि जब सेम कोर्ट ने जैसे कोई फैसला दिया है और आप ये कहते हैं कि भाई दूसरी पार्टी ने फ्रॉड करके ये फैसला ले लिया है या कोई गलत बयानी करके ले लिया है या अदालत के पास अख्तियार ही नहीं था, तो जब उस फैसले को आपने उड़वाना होता है, मतलब कि खत्म करवाना होता है, तो सेम कोर्ट में आप 12(2) की एप्लीकेशन दायर करेंगे। ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा कि वो जो फैसला होगा ना वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। सबको मेरी समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, नेक्स्ट सेक्शन 13
व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव अंडर सेक्शन 13। अच्छा, कब बाहर का फैसला कंक्लूसिव फाइनल नहीं समझा जाता? Not pronounced by court of competent jurisdiction, not given on merits, founded on an incorrect view of international law, or refusal to recognize the law of Pakistan, judgment opposed to natural justice, obtained by fraud, founded on breach of any Pakistani law। सेक्शन 13 के तहत अगर कोई बाहर का जैसे कोई फैसला है, वो उस वक्त तक कंक्लूसिव नहीं होगा अगर वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रखने वाली अदालत ने ना प्रोनाउंस किया हो, फैसला सुनाया या मेरिट्स पे ना दिया हो, या इंटरनेशनल लॉ के गलत कॉन्सेप्ट पे फैसला डिपेंडेंट है, या उसमें पाकिस्तानी लॉ को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, या नेचुरल जस्टिस के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, या फ्रॉड की बेस पे लिया गया, या पाकिस्तानी लॉ की वायलेशन में लिया गया, तो ऐसा फॉरेन जजमेंट मतलब जो बाहर का फैसला होगा वो एब्सोल्यूट, वो फाइनल नहीं तस्वर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 14। Court shall presume that certified copy of foreign judgment was pronounced by court of competent jurisdiction unless contrary appear on the record। अच्छा, जब हम किसी बाहर के फैसले की मुसद्दका नकल पेश करते हैं तो यहाँ की अदालत यही प्रिज्यूम करेगी ना कि ये कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रखने वाली अदालत ने फैसला दिया होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अनलेस एंड अनटिल कोई कॉन्ट्राडिक्टरी में कोई रिकॉर्ड में कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे ये साबित हो जाए कि अदालत के पास अख्तियार ही नहीं था उस फैसला देने का। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा जी, नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन में से अच्छा काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन जो मेन है ना वो 4 हैं। ठीक है, एक है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, और से सुनिएगा, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, एक पर्सनल जुरिस्डिक्शन है, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और एक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। पर्सनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि जब अदालत के पास अख्तियार है कि वो डिफेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए, तो ये अदालत की पर्सनल जुरिस्डिक्शन कहलाएगी। ठीक है, सेकंड है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि जो क्लेम आप अदालत से लेने आए हैं, क्या अदालत की कॉम्पिटेंसी है कि वो क्लेम आपको ग्रांट कर सकती है। अगर क्लेम वो ग्रांट कर सकती है अदालत, तो वो अदालत की सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन कहलाएगी। ठीक है, थर्ड है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब अदालत की वो ज्योग्राफिकल लिमिट्स होती हैं, वो हदूद होती है जिसके अंदर रहते हुए वो फैसला कर सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मॉडल टाउन का केस होगा तो जाहिर बात है वो मॉडल टाउन की हदूद में जो अदालत आती होगी वही सुनेगी ना, तो वो उस अदालत की टेरिटोरियल। ठीक है, बाद है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी होता है मालियाती। मालियाती से मुराद ये है कि जैसे कि 1 लाख का केस है तो कौन सी अदालत ये केस सुनेगी। अब आपको पता है कि प्रैक्टिकली 3 तरह की अदालतें होती हैं, 3 रैंक्स होती हैं सिविल कोर्ट्स की, सिविल जज फर्स्ट क्लास, सिविल जज सेकंड क्लास एंड सिविल जज थर्ड क्लास। ठीक है, अब सिविल जज ऑफ थर्ड क्लास 10 लाख तक का केस सुन सकती है। ठीक है, और जो क्या कहते हैं सेकंड जो क्लास है वो 50 लाख तक का केस सुन सकती है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास है वो अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन रखती है। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि जितनी मालियत का भी केस होगा ना तो सिविल जज फर्स्ट क्लास उस केस को सुन सकती है। जुरिस्डिक्शन वही बार्ड होगी जहां पर स्पेशल लॉ में ये प्रोवाइडेड होगा कि ये केस सिर्फ इसी अदालत में सुना जाएगा। अदरवाइज सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जितनी मर्जी मालियत का दावा आ जाए वो सिविल जज फर्स्ट क्लास उस केस को सुन सकती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? काइंडली मुझे इनबॉक्स में बता दें कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। मैं चलूँ आगे? जी क्लियर है सबको? अच्छा आगे चलते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की काइंड्स बताई गई हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की 3 काइंड्स हैं, एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, एज टू मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एज टू पर्सन। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये है कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से आपने दावा दायर करना है ना तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वहां पर दावा दायर कर दो जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जैसे मैं कहती हूँ लाहौर की प्रॉपर्टी है और वहां का मसला है तो लाहौर में ही सुना जाएगा। ठीक है, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है ना, मतलब जहां पर मसला खड़ा हुआ है वहां पर केस फाइल करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। ठीक है,
तीसरी ऑप्शन ये है कि जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता है या कारोबार के सिलसिले में आया हुआ है। तो तीन ऑप्शंस हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से केस दायर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एज टू मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी के दो ऑप्शंस है आपके पास, जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करते हैं या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। इन दोनों जगहों में से कहीं पे भी आप केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और एज टू पर्सन, इसका भी वही फॉर्मूला है कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है ये जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता है ये कारोबार के सिलसिले में आया हुआ है। अब आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तीन ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इन द कोर्ट इन whose jurisdiction the property is situated, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the cause of action wholly or partly arises, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant resides, carries on business or personally works for gain, ठीक है। वही बात जो मैंने रिपीट की है। उसके बाद टेरिटोरियल jurisdiction as to movable property or person where defendant resides or cause of action has arisen, ठीक हो गया। उसके बाद ये आगे मेंशन कर दिया है कि सिविल कोर्ट्स की कौन सी जुरिस्डिक्शन की क्लासिफिकेशन है। जो मेन है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन कहलाती है जुरिस्डिक्शन एज टू नेचर ऑफ क्लेम, इट रेफर्स टू द नेचर ऑफ क्लेम मेड एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट टू एंटरटेन अ क्लेम ऑफ सच नेचर। वही बात इसमें रिपीट हो रही है कि जो क्लेम आप लेकर आए, अगर अदालत की कॉम्पिटेंसी है कि वो आपको वो क्लेम ग्रांट कर सकती है, तो ये अदालत की सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। सेकंड है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन एज टू वेरियस सूट। मतलब अब पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिटरमिन कैसे होती है, तो जो दावे में केस प्रॉपर्टी सूट की जो मालियत बताई होती है ना, उससे पता चलता है कि इस दावे की कितनी मालियत है, ठीक है। उसके बाद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज द पावर ऑफ अ ट्रिब्यूनल or authority considered with reference to the territory within which it is to be exercised. It means the geographical limits within which that authority must act, ठीक है। उसके बाद है पर्सनल जुरिस्डिक्शन। पर्सनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि अगर वो डिफेंडेंट की के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है अपनी टेरिटोरियल लिमिट्स में, तो वो अदालत की पर्सनल जुरिस्डिक्शन है। By virtue of provision of section 19 and 20, a civil court has jurisdiction to entertain suits against a person residing, carrying on business or personally working for gain within its territorial limits, ठीक है। According to section 15, every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it. Section 15 के मुताबिक दावा लोएस्ट ग्रेड से देखा जाएगा कि कहाँ पर इंस्टीट्यूट करना चाहिए। सीधा आप हाई कोर्ट नहीं चले जाते, बल्कि ये देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट में से कौन सी रैंक है जो कॉम्पिटेंसी रखती किस केस को सुन सकती है, तो लोएस्ट ग्रेड से देखा जाता है और वहाँ दावा दायर किया जाता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, मतलब जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी वहाँ पर दावा दायर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, where the immovable property is situated within jurisdiction of different courts, the suit may be instituted in any of such courts. अच्छा, अब इसमें ये बताया गया कि जैसे एक प्रॉपर्टी है डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आ रही है, जैसे कि कसूर में भी है, लाहौर में भी प्रॉपर्टी है, तो उनमें से कोई अदालत उस पूरी प्रॉपर्टी के हवाले से कॉग्निजेंस ले सकती है। ये अब मेंशन इधर किया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, where the immovable property is situated within jurisdiction of different courts, the suit may be instituted in any of such courts, ठीक है। उसके बाद है questions to be determined by court executing degree। अच्छा, ये सेक्शन 47 है जो कि ये बता रहा है कि एग्जीक्यूशन के जितने भी मामलात होंगे ना, वो एग्जीक्यूटरी कोर्ट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। अब देखें, आप केस दायर करते हैं रिलीफ लेने के लिए, आपको जो रिलीफ या जो रेमेडी आपको मिली है उसको एग्जीक्यूट भी तो करवाना होता है ना। तो ट्रायल कोर्ट जब उस मामले को एग्जीक्यूट करवाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाती है कोर्ट में, ठीक है। दो तरह प्री डेक्रेटल क्वेश्चंस होते हैं जो डिग्री से पहले ओरिजिनेट होते हैं, जिसके लिए आप केस दायर करते हैं, ठीक है। और एक होते हैं पोस्ट डेक्रेटल क्वेश्चन। पोस्ट डेक्रेटल क्वेश्चन में वो तमाम मामलात होते हैं या वो रेमेडीज रिलीज होती हैं जो आपको फैसले की सूरत में मिलती है, और अब वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में जब मुकदमा आपका कन्वर्ट होगा तब आपको मिलेगी,
ठीक है, अब देखते हैं कि सेक्शन 47 में क्या लिखा है। इसका सब सेक्शन 1 देख रहे हैं। All questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed or their representatives and relating to execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by separate suit. देखिए, जब आपने एग्जीक्यूशन करवानी है ना, इसके लिए आप दावा दायर नहीं करेंगे, बल्कि वही, या फिर आप ऐसे, अब प्रैक्टिकली और बाय लॉ अब ऐसा होता है कि पहले तो ये था ना कि एप्लीकेशन करनी पड़ती थी एग्जीक्यूशन की, लेकिन अब ऐसा होता है करवाने के लिए पिटीशन दायर नहीं करनी पड़ती, बल्कि डायरेक्टली जब आपका दावे का फैसला हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाती है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अच्छा, सबसेक्शन 2 है, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और जुरिस्डिक्शन treat a proceeding under this section as a suit or a suit as a proceeding and may if necessary order payment of any additional court fees। अच्छा, अब जैसे जुरिस्डिक्शन का मामला है, लिमिटेशन के हवाले से कोई एतराज आ जाता है, या प्रोसीडिंग को सूट में कन्वर्ट करना है, या सूट को प्रोसीडिंग कंसिडर करना है, या एडिशनल कोर्ट फीस का ऑर्डर करना है, ये तमाम चीजें फिर एग्जीक्यूटरी कोर्ट डिसाइड करेगी, उसको डिटरमिन करेगी। सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 सबको क्लियर है? काइंडली मैसेज पे बता दें। उसके बाद है सबसेक्शन 3। सेक्शन 47 का सबसेक्शन 3 पढ़ने लगी हूँ। वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी, सच क्वेश्चन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। अच्छा, जब रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आप किसी के बिहाफ पे एंटर होते हैं किसी दावे में, तो इस बात का फैसला भी फिर एग्जीक्यूटरी कोर्ट करेगी, अगर एग्जीक्यूशन में आप कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आ जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हुज सूट हैज बीन डिसमिस्ड। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में पढ़ रही हूँ कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ हुज सूट हैज बीन डिसमिस्ड एंड डिफेंडेड अगेंस्ट whom a suit has been dismissed are parties to the suit। अच्छा, अब इस सेक्शन के पर्पस के लिए ये बताया गया है कि अगर प्लेंटिफ का दावा डिसमिस हो जाता है, या अगर डिफेंडेंट की अगेंस्ट जो दावा दायर किया था वो डिसमिस हो गया है, तो वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वो पार्टीज टू द सूट ही कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट, सेक्शन 75। सेक्शन 75 हमें ये बता रहा है कि कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें कोर्ट कमीशन इशू करने का हुक्म दे सकती है। पहला है टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन और जस्ट अकाउंट्स, टू मेक अ पार्टीशन। किसी पर्सन की एविडेंस रिकॉर्ड करनी है, लोकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, या अकाउंट्स की एडजस्टमेंट का मामला है, या पार्टीशन करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अदालत क्या अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। ठीक है, अच्छा, ये सेक्शन 96 पुराने वाला ही आ गया, तो ये मैं आपको ना कल, ये बल्कि अभी आफ्टर क्लास ये मेंशन करवा देती हूँ। ये वाला सेक्शन आपने याद नहीं करना, जस्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको पता है, आपने अपने LLB में पढ़ा हुआ है कि 2 तरह की अपील्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट अपील एंड सेकेंड अपील। तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट अपील का क्या कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट अपील का कॉन्सेप्ट ये है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों पे अपील हो सकती है। ठीक है, और उसके लिए 30 डेज है, यही पढ़ा हुआ है ना आपने, और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। सेकंड अपील जो होती है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है, और वो हाई कोर्ट में होती है। ठीक है, और उसके लिए आपके पास 60 डेज का टाइम पीरियड होता है। अब इसमें एक और सवाल ये है कि अपील होता क्या है। अपील का मतलब ये होता है कि नीचे वाली अदालत ने जो फैसला दिया है उसकी वैलिडिटी को डिटरमिन करने के लिए, या आप ऐसे कह लें कि उसको जब आप चैलेंज करते हैं ना, तो हायर फोरम पे जब आप जाएंगे, उस मामले को जब आप उसके सुपुर्द करते हैं, तो वो अपील कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 96 की वर्डिंग में अलग से आपको भेज देती हूँ। ये पुराने वाला ना, ये अमेंड हुआ था लेकिन दोबारा से चेंज हो गया, इसलिए मैंने यहाँ से काट दिया। अच्छा, उसके बाद है सेक्शन 104, ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं कि उनके खिलाफ भी अपील होती है। आप याद रखें कि CPC में जहां पर ये प्रोवाइडेड है कि इन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील हो सकती है, वही अपीलेबल ऑर्डर है। सारे ऑर्डर्स के खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 104 में लिस्ट बताई गई है कि कौन सी ऑर्डर्स हैं जिनके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। नंबर 1,
एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A। 35A शायद आपको याद हो कि कॉम्पनसेटरी कॉस्ट की बात की जा रही है कि जब आपके खिलाफ कोई झूठा क्लेम या झूठा मुकदमा दायर कर देता है और अदालत को आप कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई ये झूठा मुकदमा इसने किया है, तो कॉम्पनसेशन के तौर पे अदालत उसको हुक्म देती है कि भाई आप ये अपोनेंट पार्टी को आप इसको कॉम्पनसेट करें। तो फर्ज करें कि 35A के तहत आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाता है कि आप दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेट करें क्योंकि आपने फिक्टिशियस जाली क्लेम दायर किया था। तो आपको ये लगता है कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी हुई, ये ऑर्डर नहीं पास होना चाहिए था, तो 104 के तहत आप उसे अपीलेबल ऑर्डर में चैलेंज करेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो तमाम एग्जीक्यूशन के मामलात हैं वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट डिसाइड करेगी। अब फर्ज करें कि आपको लगता है कि एग्जीक्यूशन का ये फैसला ठीक नहीं हुआ, तो आप उसे 104 के तहत अपीलेबल ऑर्डर्स में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, एन ऑर्डर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड imposing a fine or directing the arrest and detention in the civil prison of any person except where such arrest or detention is in execution of a decree। अच्छा फर्स्ट करें कि आपके खिलाफ फाइन दे दी है या आपको कहा है कि सिविल प्रिजन को क्या कर दिया जाए और कैद कर दिया जाए, तो आपको लगता है कि फैसला सही नहीं हुआ तो आप उसको 104 में चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय रूल्स। और अगर किसी ऑर्डर के तहत ये रूल्स के तहत ये अलाउड है कि इसके खिलाफ भी आप अपील में जा सकते हैं, तो उसमें भी अपीलेबल ऑर्डर की गुंजाइश है। तो इसके लिए ऑर्डर 43 है, आप मेंशन कर लें या हम आगे पढ़ेंगे कि ऑर्डर 43 का जो रूल 1 है उसमें बाकायदा तौर पर लिस्ट दी गई है। ठीक है, कि इन ऑर्डर्स के खिलाफ आपने अपील में जाना है। ठीक है, वो बाद में उसको हम डिस्कस करेंगे फिर। सही है। उसके बाद हम सेक्शन 115 पे आते हैं। एनी पार्टी एग्रीव बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 104 पास बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एन अपील अगेंस्ट एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास बाय सिविल जज और सीनियर सिविल जज में विद इन 30 डेज फाइलर। अच्छा ये भी आप 115 वाला रहने दें, ये भी चेंज हो गया है। 115 में आपको सिर्फ ना इसका टाइटल बता देती हूँ, सेक्शन हम इसको अलहदा से कल डिस्कस करेंगे। ये मैं इधर ना इसका टाइटल लिख देती हूँ, रिवीजन। अच्छा, अब रिवीजन सिर्फ एक चीज़ पे होती है, वो है जुरिस्डिक्शन। जब आपको ये लगता है कि सिविल कोर्ट अपने इख्तियार का इस्तेमाल सही नहीं करती या वो इख्तियार का इस्तेमाल कर लिया है जो कि उसको दिया ही नहीं गया था इख्तियार, तो आप फिर रिवीजन में उसको चैलेंज करते हो। अब हमारे पास रिवीजन में दो फॉरम है, या तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास चले जाओ, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट के पास चले जाओ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आप जाते हैं तो आपके पास 90 डेज का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो हाई कोर्ट के पास वैसे ये पावर है कि वो लिमिटेशन को ना कंसिडर नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन वो उसी वक्त होता है कि जब वो सुमोटो अख्तियार इस्तेमाल करती है। बस अब इसमें याद रखने के लिए ये आप याद रखें कि इसमें जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया जाता है। ठीक है, या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास चले जाएं या आप हाई कोर्ट के पास चले जाएं। ये सेक्शन हम इसको कल अलहदा से डिस्कस कर लेंगे, वो लाइन रिपील्ड होगी इसलिए मैंने इसमें से निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 151, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। Nothing in this court shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such order as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court। अच्छा, ये अदालत की इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है कि जब किसी ऑर्डर को अफेक्टिवनेस देनी होती है ना, या फिर आप चाह रहे होते हैं कि अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को रोकना है, ये इंसाफ के तकाजे पूरे करना है, तो वो चीज़ फिर आप 151 की एप्लीकेशन देके मांग लेते हैं। अब यहाँ पर वरासती इंतकाल की बात नहीं हो रही, वरासती इख्तियार की बात नहीं हो रही। जब आप इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट की बात करते हैं ना, इसका मतलब है ये ऐसी पावर है जो ओरिजिनली सिविल कोर्ट को हासिल है। ये पावर कहीं से डेलीगेट नहीं हुई, यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है सबको। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड जुरिस्डिक्शन सिग्निफाइज द स्कोप ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। जैसे कि पहले बताया कि जिस हद तक आप अख्तियार का इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपकी जुरिस्डिक्शन कहलाता है। और आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि 4 काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है जो कि मेन है, और भी अख्तियार हैं लेकिन मेन हम 4 ही कंसिडर करते हैं।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 to 20 ऑफ सीपीसी, सिविल कोर्ट हैज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। 15 से 20 तक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अंडर सीपीसी एब्सोल्यूट बार्स, कंडीशनल बार्स, स्पेशल बार्स आर क्रिएटेड अपॉन द जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। एब्सोल्यूट बार तो वो होती है ना कि जहाँ पर उसकी रुकावट खत्म ही नहीं हो सकती, सिविल कोर्ट अपने अख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कंडीशनल बार का मतलब ये है कि अगर आप कंडीशन पूरी कर देते हैं ना तो फिर वो रुकावट खत्म हो जाती है। स्पेशल बार जो होती हैं वो स्पेशल लॉज के तहत क्रिएट किए जाती हैं, जैसे कि रेवेन्यू मैटर्स हैं तो रेवेन्यू कोर्ट ही सुनेगी, फैमिली मैटर्स हैं तो फैमिली कोर्ट ही सुनेगी, बैंकिंग मैटर्स है तो वो बैंकिंग कोर्ट सुनेगी, तो वो फिर स्पेशल बार्स में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है द कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडाइस इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी में रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 47 मस्ट बी मेड विद इन 3 years। ये भी पॉइंट ये इसको भी कैंसिल में कर रही हूँ, हैंड आउट से निकाल दूंगी। इसकी वजह ये है कि जब डिग्री अब हो जाती है ना तो फौरी तौर पर कन्वर्ट हो जाती हैं प्रोसीडिंग्स एग्जीक्यूशन में, तो एप्लीकेशन तो अब देनी ही नहीं पड़ती। ठीक है। तो वो 3 years वाला कॉन्सेप्ट अब निकल गया। इसके अलावा एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 इज अपीलेबल अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी। 47 के तहत जो ऑर्डर पास होता है वो भी अपीलेबल है अंडर सेक्शन 96 के तहत। ये 96 नहीं है, 104 के तहत ये अपीलेबल ऑर्डर है। ये मैं साथ लिख देती हूँ, ऑर्डर ये कंसिडर किया जाता है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? आगे ऑर्डर पोर्शन आज पढ़ना है या कल करना है? जी काइंडली मैसेज पे बता दें। और यहाँ तक मुझे अब स्टेप बाय स्टेप सब अलग-अलग बताएं कि कोई ऐसा पॉइंट है जो वो समझना चाह रहे हैं। जी शाहजहां, आप इसमें से कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हैं या क्लियर है आपको? बाकी बेशक मैसेज पे बता सकते हैं कि क्लियर है या क्लियर नहीं है, तो वो बता दें फिर। महक, शाज़मा, इसके अलावा जो भी ग्रुप में इंक्लूडेड है वो बता दें अपना, या तो स्पीकर ऑन कर ले जिससे मुझे आवाज़ आ जाए। जी यहाँ तक काफ़ी है या फिर आगे फर्दर मैं लेके चलूँ लेक्चर को? जी जी हैंडआउट्स मिल जाएंगे, आप जब कल आएंगे ना आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे। ये जस्ट आज ही हुआ है, ऐसे डेली बेस पे नहीं होगा, आपकी इन पर्सन क्लास चलेगी। मैं अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था, मैं इसको रिकॉर्ड ये जैसे ही होता है ना मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ और आपको यूट्यूब का लिंक भेज दूंगी। कल आप अपने हैंडआउट सब कलेक्ट कर लें। ठीक है। कल आपकी उसी टाइम पे क्लास होगी, 5:15 जो है आपका सबका टाइम। ठीक है। वो आप बेफिक्र है, आपको हैंडआउट भी मिलेगा और कल आपका टेस्ट भी होगा, तो कल आपकी सीपीसी भी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर किसी के पास सीपीसी की बुक्स है ना, जी बोले। जी शाहजहां, पीडीएफ फाइल आपका कोई सवाल है?